अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन अब पॉलिटिकल पोस्टमार्टम का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने मायावती पर बहुत ही आक्रामक हमले किए। उन्होंने कहा कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उन्होंने पूरा खुला मैदान बीजेपी को दिया और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है तो उसकी वजह मायावती हैं, क्योंकि उन पर सीबीआई, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का दबाव था और उन्होंने बीजेपी को खुला रास्ता दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर मायावती ने पलटवार भी किया और मायावती ने कहा कि जिनसे अपना घर नहीं संभलता वो बीएसपी को सलाह ना दे। मसला क्या है कि उत्तर प्रदेश के इस संपन्न हुए चुनाव में सर्वाधिक नुकसान में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां दो रही हैं अपोजिशन में, तो एक का नाम है बहुजन समाज पार्टी और दूसरा कांग्रेस। दोनों ने अपना जनाधार खोया और दोनों को जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अलायंस का प्रस्ताव, गठबंधन का प्रस्ताव भिजवाया था कि मायावती सीएम बने, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, लेकिन मायावती इससे इनकार कर रही हैं। हम आज इन विषयों पर खुली चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में कई पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सबक सिखा कर गया है। कुछ राज की बातें अब बाहर आने लगी हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि उन्होंने, यानी कांग्रेस की तरफ से मायावती को खुला प्रस्ताव भेजा गया था कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार बने, कांग्रेस उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि मायावती ने उस कॉल का, उस संदेश का और उस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया था। राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बीएसपी और कांग्रेस अलायंस बनाकर उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव लड़ें। तो मुझे भी याद आ रहा है कि कुछ ऐसा प्रस्ताव प्रियंका गांधी के कैंप की तरफ से मायावती को भेजा गया था। लेकिन यह भी बात सही है कि कोई जवाब मायावती की तरफ से नहीं मिला था। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि मायावती तो शुरू से ही ये बात कहती आ रही थी कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो फिर कांग्रेस ये प्रस्ताव क्यों भेज रही थी? और दूसरा, कांग्रेस जबरदस्ती किसी के साथ अलायंस कैसे कर सकती है जब दूसरा दल तैयार नहीं है? तो जब ये दल तैयार नहीं है तो राहुल गांधी के इन आरोपों को अब इसकी विवेचना होनी चाहिए कि मायावती बीजेपी से मिली हुई ही थी, इस कारण उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। मैं कहता हूं कि अगर ये गठबंधन हो भी जाता तो कौन सा करिश्मा कर देता है। कांग्रेस के पास 2.83% वोट और बीएसपी के पास 12% वोट, यानी कुल मिला के 14-15% के आसपास ये बनते, तब भी ये कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाते। लेकिन राहुल गांधी इससे आगे बढ़ते हैं और वो आरोप मायावती की राजनीतिक नीयत पर लगाते हैं। वो उन्हें बीजेपी का करीबी बताते हैं और ये बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में खेल रही। ऐसे आरोप पूरे चुनाव के दौरान मायावती के इर्द गिर्द, बीएसपी के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन कभी इसका ठोस जवाब बीएसपी ने नहीं दिया। मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव में जो लोग ये मानते हो कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, नहीं, समाजवादी पार्टी बढ़ी है, उसके विधायकों की संख्या बढ़ी, उसका वोट शेयर बढ़ा। और अगर किसी का सर्वाधिक नुकसान हुआ है तो दलित हितों की, वंचितों की और शोषितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसका वर्टिकल डाउनफॉल हुआ और करीब करीब मोटा मोटी तौर पर 11% वोट कम हुए बीएसपी के। ये बीएसपी के लगातार नीचे आने का, पराभव का काल चल रहा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ये इल्ज़ाम मायावती पर लगा रहे हैं। लेकिन इन इल्ज़ामों के इतर ये देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों मिल भी जाते तो क्या कर लेते, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था जैसा कि पहले होता था। हम लोग पिछले 22-23 सालों से यूपी के 6-7 चुनाव कवर कर चुके हैं। ये पहला चुनाव है जो बाइपोलर इलेक्शन था, दो ध्रुवीय चुनाव था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरे की गुंजाइश बहुत ही कम थी। यही कारण है कि बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, निर्दलीय को 2 या 3 सीटें मिली। इसका कारण सिर्फ यही था कि जनता ने यह मन बनाया था कि या तो वो योगी आदित्यनाथ को चाहिए और या फिर वो अखिलेश यादव को चाहिए। राहुल गांधी अब 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को अगर सरवाइव करना है, कांग्रेस को सफल बनाना है, कांग्रेस को ताकतवर बनाना है, तो उनके लिए हिंदी पट्टी का उत्तर प्रदेश राज्य
सबसे मजबूत, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ताकतवर राजनीतिक राज्य के रूप में 80 सीटें पार्लियामेंट की आती हैं। तो कांग्रेस को अगर अब कहीं से ताकत गेन करनी है तो उन्हें उत्तर प्रदेश ही आना पड़ेगा। लिहाजा 2024 की तैयारियां और घेराबंदी शुरू हो गई है। मूल मसला दलित वोटों की उन लड़ाई का है जो 22% हैं, जो अब मायावती के पास 12% बचे हैं। उनका अधिकांश शेयर हिस्सा या तो बीजेपी ले गई या समाजवादी पार्टी ले गई। कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं आया, बल्कि जो था वो भी चला गया। अब क्या बचा हुआ 12% मायावती के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन तक रहेगा? मुझे लगता है कि यही वो वक्त है जब राहुल गांधी जैसे नेता या विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, वो अब इस तरह के अटैक्स को और बढ़ाएंगी, ताकि वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज, शोषित दलितों के बीच ये संदेशा दे पाएं कि मायावती उनके हितों की लड़ाई अब नहीं लड़ सकती हैं। अब वैकल्पिक राजनीति के रूप में समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस उनके समक्ष मौजूद है। आज की हमारी परिचर्चा का यही विषय है। पहले आप राहुल गांधी और मायावती को सुन लें कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। मायावती जी के लिए उन्होंने जो भी कहा है, तो मायावती जी ने, मैंने देखा है, जवाब दिया है। कांग्रेस स्वयं अपने को संभाल नहीं पा रही है, तो वो दूसरे को क्या संभालेगी? तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत दिलचस्प है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद कोई राजनीतिक मसला उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुछ अम्बेडकरवादी हैं मेरे साथ, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो मैं इनसे बीएसपी का पक्ष लूँगा। विजय उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, प्रोफेसर कविराज उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने शेड्यूल्ड कास्ट समाज के चिंतक हैं और इस समाज में घट रही घटनाओं पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सोच रहा हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में आज आपके साथ करता हूँ और इसके बाद कुछ के पास चलूँगा आपका जवाबी आप पर कार्रवाई के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने मायावती के पास कोई गंभीर प्रस्ताव अलायंस के लिए भेजा था? देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। अगर नहीं भेजा होता तो श्री राहुल गांधी जी नहीं बोलते, उन्हें ऐसी चीज़ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल एक किताब का विमोचन था, के राजू साहब की किताब का, दलितों के ऊपर किताब लिखी गई है, मैं चाहता हूँ आप भी पढ़िए उसको। और उसके बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में ये बात आई कि जिस तरीके से दलितों की लड़ाई वो नहीं लड़ रही हैं, चाहे वो उम्भा की लड़ाई हो, चाहे वो ऊना के दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो गुजरात के दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगहों पर चाहे हाथरस के दलित बेटी की बात हो, तो मायावती जी किसी भी जगह पर कहीं पर भी अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रही, अपनी पार्टी के साथ वहां जाने में असफल रही। दलितों के प्रति जो न्याय होना चाहिए था, उस न्याय को दिलाने में श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस ही मैं ये सब सुनूंगा, लेकिन मैंने जो मूल सवाल किया है, अगर उसका जवाब दे, फिर ये प्रस्तावना आप बताएं कि आपने क्या किया है। ये गंभीर प्रस्ताव क्या था मायावती को, कौन लेकर गया था और किस स्तर पर बात हुई थी? श्री राहुल गांधी जी ने अगर स्पष्ट रूप से कहा है, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी के यहाँ से, प्रियंका गांधी जी के तमाम लोगों ने, और अगर उस वक्त आपको याद हो ब्रजेश भाई, आप तो स्वयं सारी चीज़ें जानते हैं, क्यों हमसे कहलवा रहे हैं, मायावती जी की माता जी का भी देहावसान हुआ था। उस ड्यूरेशन में प्रियंका जी स्वयं भी गई थी उनके यहाँ पर मिलने के लिए और शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। वो राजनीतिक पक्ष नहीं था, लेकिन अगर आप इस बात को करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक क्रम में जुड़ती हैं।
तो जब अगर उस क्रम में जुड़ी हैं तो सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं तो इसके बाद की एक बात और कह रहा हूं, समीर भाई यहां पर बैठे हुए हैं, इनको प्रचंड बहुमत की और सरकार की बहुत बधाई। अभी समीर जी का इशू नहीं है, अपन अभी बीएसपी पे बात सुन तो लीजिए ना सर, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। मैं तो ये जो थैंक यू मोदी जी, योगी जी आज दिल्ली कहने गए हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि इनको कम से कम थैंक यू मायावती जी कहना चाहिए। आज की डेट में अगर मायावती जी के 10% वोट इनको नहीं मिले होते तो आज की डेट में हमारे साथ ये विपक्ष में बैठे होते। तो इनको तो थैंक यू मायावती जी के प्रस्ताव वोट। किस किस्म का था, कितनी सीटों का प्रस्ताव था और क्या एग्जैक्ट प्रपोजल क्या था? जब बात करने की बात आई कि भाई बात कीजिए अलायंस पे, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो प्रस्ताव उसके बाद कहां से रख पाएंगे? तो अब ये मायावती पे इल्जाम लगाना कि बीजेपी आपकी वजह से जीत रही है, कुछ ज्यादा गंभीर बात नहीं है? आपके पास इसके पीछे कोई कारण है, कोई एविडेंस है? मैं बताता हूं, बिल्कुल पूरी तरीके से एविडेंस है। विजय भाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, कुछ भी बैठे हैं, वीरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी 15% वोट बढ़ा करके चुनाव में हार गई है। सबको पता है कि जो समाजवादी पार्टी ने वोट लिया वो कांग्रेस का भी लिया और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग वहां से वापस आया, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, दारा सिंह चौहान के साथ, धर्म सिंह सैनी के साथ, 10% के आसपास। उस 10% को मायावती जी के वोट बैंक से ही तो कवर अप किया गया है। सच बात यह है कि वो अगर 10% वोट मायावती जी का भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला होता तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ विपक्ष में बैठी होती। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, ना मैं किसी की अच्छाई और कमी पे नजर डाल रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी को तो पहले अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जन्म काल से लेकर अब तक की सबसे बुरी परफॉर्मेंस के लिए वो अपनी पार्टी की समीक्षा करते, ना कि वो मायावती के राजनीतिक कार्यक्रम और उनके राजनीतिक आचरण या पॉलिटिकल अलायंस पे चर्चा करते। आपसे मैं जो हम अपनी पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं उस बात से मैं आपसे सहमत हूं और वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार जो है हम अपने कार्यकर्ता। आपको क्या हक बनता है कि आप मायावती पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं? भाई अगर मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती कांग्रेस से पूछकर पॉलिटिक्स करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मायावती जी दलितों से तो पूछकर कर रहे हैं। मायावती जी जिस वर्ग की नेता आई हैं, जिस वर्ग के वोट से वो आज की डेट में दौलत की देवी हुई हैं, कम से कम उन्हें धोखा तो न दें, उनके ऊपर कम से कम अत्याचार। आपने देखिए ये दूसरा इल्जाम लगाया दौलत की देवी का। हाँ, दौलत की देवी है। मैं कहता हूं, दोबारा से कहता हूं, दलित की देवी नहीं, आज की डेट में दौलत की देवी है। उन्होंने बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मिशन को, कुछ अम्बेडकरवादी जैसे लोगों को बेचा है, उन्होंने उनके हितों को बेचा। इतना गुस्सा तो आप बीजेपी से भी नहीं जितना मायावती से है। क्योंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश भाई, सिर्फ मायावती जी की वजह से शासन में है, सत्ता में है। आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी शासन में है, दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी शासन में है देश में। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मायावती जी ने उनको पश्चिम से लेकर पूरब तक समर्थन किया, यानी आपका एजेंडा साफ था कि आप समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के लिए लड़ रहे थे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। हम तो खुद सरकार में, अगर हमारे साथ समझौते होते तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी होती। आप जो बात कह रहे हैं कि 12 और 2 14% की आप बात कर रहे हैं या 15% की, तो वो नहीं होता। फिर परिप्रेक्ष्य बदलता, त्रिकोणीय चुनाव होता, फिर 2 ध्रुवीय चुनाव नहीं होता। और त्रिकोणीय चुनाव में निश्चित तौर पर जानिए कि उत्तर प्रदेश का जो शासन का क्या नाम, यानी आपके वोट परसेंटेज कम हुए, आपके विधायक कम हुए, तो उसकी भी जिम्मेदार मायावती? नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं, हमारी अपनी कमजोरी है। ऑलराइट, मैं कुछ अम्बेडकरवादी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन मायावती जी दलितों के वोटों को बेचने की जिम्मेवार हैं और दलित आपके बाद अब आप सुने दूसरों की भी। मैं कुछ को आमंत्रित करता हूं। कुछ बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट को ज्वाइन करने के लिए। यह इल्जाम मायावती पर चस्पा किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि आज अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है तो वजह मायावती है। नहीं ब्रजेश भाई, इससे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बीएसपी का मेंबर नहीं हूँ। आइडियोलॉजिकल रूप से, वैचारिक रूप से मैं उनको समर्थन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे हम चलते हैं। और जैसा अभी सुरेंद्र भाई बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे चीजों पे। और यदि ये थैंक यू बोलने का शब्द आएगा तो फिर 2014 में बीजेपी यदि जीती है तो थैंक यू कांग्रेस बोलना चाहिए था मोदी जी को। और जो उन्होंने बोला भी कि जब तक मेरे कंपटीशन में राहुल गांधी रहेंगे, ये यहाँ के दिल्ली के जो पत्रकार है वो भी मानते हैं कि जब तक मोदी जी के विपक्ष में राहुल गांधी जी रहेंगे वो कभी हरा ही नहीं सकते। और दूसरी बात है 2019 में भी
और मध्य प्रदेश जहां जहां भी बाकी स्टेट्स में, गोवा में सरकार बन गई, उत्तराखंड में सरकार बन गई भाजपा की, तो किसकी वजह से बन गई? और जिस कार्यक्रम में ये बोले हैं, राहुल गांधी जी की परिपक्वता के ऊपर मैं अभी भी क्वेश्चन उठाऊंगा। अभी भी उन्हें सूरज दलित जी, आपको मुद्दों अपनी की बारी की समझ प्रतीक्षा नहीं, करनी है। दलित मुद्दों की उन्हें अभी भी समझ नहीं है। आप ये देखिए, एक किताब का विमोचन का कार्यक्रम था, फर्स्ट रो में 8 लोग बैठे थे, उनमें सिर्फ एक दलित था, बाकी सब दलितों को पीछे बिठा रखा। और एक सामंती सोच देखिए, क्या कह रहे हैं कि हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री पद दे रहे थे। भाई, आप इतना ही देने वाले होते तो आप यूपी छोड़ के क्यों भागते? आप तो हार के यूपी छोड़कर भाग गए। आप कौन है देने वाले? और यदि आप देने की बात ही कर रहे हैं तो राजस्थान में बात कीजिए ना, जहां पर बसपा के विधायक आपको समर्थन कर रहे थे, लेकिन आपने बसपा को धोखा देते हुए क्या किया? आपने बसपा के उन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवा दिया। अब आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। हाँ, दोनों पार्टियों की बहुत बुरी हालत रही है, चिंतन करने की जरूरत है। पर मुझे कुछ एक बात बताओ आप, मैंने अभी डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये तथ्य रखा और इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है और इसकी मीमांसा होनी चाहिए, इसका पॉलिटिकल पोस्टमार्टम भी होना चाहिए कि बीएसपी के इस वर्टिकल डाउनफॉल, किसी पॉलिटिकल पार्टी का असेंबली के चुनाव में 11% वोट कम हो जाना, ये सामान्य नहीं, असामान्य पतन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता कारण हूं क्या है इसके असामान्य। पीछे? हाँ, बिल्कुल असामान्य है, और इसका कारण भी आपने खुद ही बता दिया था कि चुनाव बिल्कुल 2 भागों में बंट गया था। एक भाग था जो बीजेपी के साथ था और एक भाग था जो बीजेपी को रोकना चाहता था। और बीजेपी को रोकने वाले भाग में, और जैसे तो मायावती बसपा की कन्विंस हार के क्यों नहीं बाद, कर पाई उत्तर प्रदेश में अपने वोटर्स को या उत्तर प्रदेश के लोगों को कि वो एक बेहतर शासन दे सकती? कन्विंस क्यों नहीं कर पाई? ना उन्होंने ठीक से प्रचार किया, ना वो ठीक से निकली, और ना उन्होंने चुनाव में कोई इंटरेस्ट दिखाया। और ये सब मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये मतलब टीवी स्क्रीन और अखबारों में विजिबल था। बिल्कुल, मैं ईमानदारी से ब्रजेश भाई इसके ऊपर बात रख रहा हूं अपनी, कि यही चीज हुई। जो बहन जी पुरानी पद्धति से चुनाव लड़ रही थी, उसी का नतीजा हुआ कि आज समय बदल गया। आज नई पद्धति को साथ लाने की जरूरत है। मीडिया, सोशल मीडिया, बिल्कुल करारे हमले करने की जरूरत होती है राजनीति में। और बहन जी का चुनाव के समय में भी आया स्टेटमेंट, इसके ऊपर आया था कि भाई हम इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करते, लेकिन आज का दौर उस तरीके का बन गया है। पर मुझे आप बताओ कि वो जैसा करोड़ों दलित कहाँ जाएं, वो करोड़ों दलित युवक कहाँ जाएं जिनकी एक दलित एस्पिरेशन जगी थी सत्ता में भागीदारी की? आज उनको तो कहीं का नहीं छोड़ा मायावती ने। नहीं, ये बिल्कुल दलित चिंतकों के लिए और बहुजन समाज आज की डेट में दलितों के लिए कहाँ सम्मानजनक जगह है? मुझे जरा उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दो। नहीं, बीएसपी के अलावा कहीं भी तो सम्मानजनक फिर जगह नहीं है। बीएसपी इस हालत में क्यों होती जा रही है? हाँ, बीएसपी का, और मैं आपकी एक जो आपने बात बोली थी इसमें, मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ। जैसे बहन जी ने चुनाव के बाद बोला मुस्लिम वोट का, जो बीएसपी का वोट टूटा है वो सपा पे गया, क्योंकि पहले जो मुस्लिम वोट बीएसपी पे आता था वो पूरा का पूरा भाजपा को रोकने के लिए वो सारा सपा में चला गया। अभी भी आप मायावती शायद ये समझने को तैयार नहीं है कि उनका टूटा हुआ वोटर 2019 में उसके मुंह में खून लग चुका था साइकिल का, और वो अधिकांश लाइन शेयर समाजवादी पार्टी को गया है। पर अभी भी बीएसपी ये समझने को तैयार नहीं है। नहीं, बीएसपी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आक्रामक राजनीति का समय है इस वक्त, आंदोलनों का समय है। थैंक यू कुछ। मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए समीर सिंह जी, एक कैसा इत्तेफाक है कि बसपा और कांग्रेस आपस में लड़ रही और आपको सत्ता की मलाई मिल गई। नहीं ब्रजेश जी, सत्ता की मलाई न कहिए, सेवा का साधन मिल गया। पर लेकिन सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि ये कुछ और ही है। देखिए ब्रजेश जी, बसपा ने अभी कुछ भाई ने जवाब दिया है सुरेंद्र जी का, और मैं मानता हूं कि मैंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी को सेवा का साधन मिला, और 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतने का काम किया, और सेवा के माध्यम से ही लोगों को अपने साथ आकर्षित किया, और आज देश की जनता मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम चुनाव में सरकार बनाए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने 5 साल अथक परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित किया, और उत्तर प्रदेश के विकास को
उत्तर प्रदेश के अंदर कानून मैं व्यवस्था राहुल को, गांधी का एक उत्तर स्टेटमेंट प्रदेश के आपको अंदर पढ़कर स्वास्थ्य सुनाना की चाहता सुरक्षा हूं। को। उनका स्टेटमेंट है कि मैंने मायावती मेरी से बात 30 गठबंधन सेकंड। करने को लेकर संदेश भिजवाया और कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। मैं उसी पा रहा हूं ब्रजेश जी, 32 सेकंड। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया उसके आधार पर 2022 में जनता ने उनको जन समर्थन दिया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। देखिए, राहुल गांधी हमें लगता है कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस नाते कर रहे, सुरेंद्र जी को खराब लग सकता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। राहुल गांधी कंफ्यूज इस नाते कि अभी कुछ भाई कह रहे थे कि अगर इस लायक होते तो उनको अमेठी से वायनाड न जाना पड़ता। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए ब्रजेश जी। मैं यूपीए 1 यूपीए 2 का उदाहरण देना चाहता हूं। वही सोनिया गांधी जी हैं जिन्होंने अपने घर से मुलायम सिंह और अमर सिंह को वापस कर दिया था। वही कांग्रेस पार्टी है जितने सीबीआई और ईडी का दर्द दिखा के सपा और बसपा दोनों का समर्थन लेती रही। तो इस्तेमाल ईडी और सीबीआई का कौन करता है, ये देश जानता है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। और राहुल गांधी ने एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो चुकी थी। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन फेल हो चुका था। तो 2022 में जो राहुल गांधी हार के भाग चुके थे। पर और मेरा कांग्रेस प्रश्न का कुछ आपसे नहीं है मायावती उत्तर को प्रदेश लेकर में। एक बड़ा स्पष्ट सवाल है। मायावती जी को, मायावती चुनाव क्यों हारी इतनी बुरी तरह? मायावती आपको जी क्या को लगता है? मुख्यमंत्री कैसे बना सकते आपका हैं? ऑब्जर्वेशन क्या है कि मायावती के इस तरह के पराजय का कारण क्या है? नहीं, देखिए, मायावती जी के पराजय का कोई कारण नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम, देखिए, अंबेडकर जी हम सबके आदर्श हैं। मायावती जी ने अभी अपने जवाब में कहा है, अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को संरक्षित करने का काम किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक सरकार में रहते हुए अंबेडकर के नाम पर एक काम किया हो तो बता दीजिए। हमारे दीनदयाल जी का जो चिंतन है, गरीब आदमी का चिंता करना, सबको भोजन मिलना, सबको राशन देने का काम किसने किया? सबको आवास देने का काम किसने किया? सबके घर को रोशनी मैंने देने का मायावती काम के बारे किसने में किया? पूछा था आपसे। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, मायावती जी का उद्देश्य जो था उसी उद्देश्य पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और मायावती जी के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी तो मायावती अच्छी अब क्या लगी और करें? उन्होंने आप में बीजेपी विलय का कर लें या समर्थन आपसे किया। गठबंधन कर लें? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, इस देश में स्वतंत्र हैं सब लोग स्वतंत्र पार्टियां चलाते हैं। कौन किसके साथ विलय करेगा, कौन किसके साथ जाएगा, ये उसका एजेंडा है। लेकिन सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, गरीबों की सेवा, कानून की व्यवस्था, नौजवानों को रोजगार, पारदर्शी रोजगार और उत्तर प्रदेश Thank you, का समीर विकास सिंह और जी। उत्तर प्रदेश शुक्रिया। की तरक्की हम सबका उद्देश्य होना Thank you। चाहिए। उस उद्देश्य को हम आगे चला रहे हैं और सभी दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। प्रोफेसर कविराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पहले भी जब चुनाव परिणाम आए थे उसके 1 सप्ताह के भीतर ही हमने बीएसपी के इस सबसे सर्वाधिक बुरी तरह से हुई पराजय के कारणों की समीक्षा की थी। तब प्रोफेसर कविराज मेरे साथ थे। आज भी मैंने इन्हें आमंत्रित किया हुआ है ताकि ये बेहतर समझा पाएँ कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति या दलित शोषित वंचितों की आवाज़ का राजनीतिक स्थान अब क्या होगा। प्रोफेसर साहब, आपने राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट सुना होगा और मायावती ने उन पर जो काउंटर अटैक किया वो भी सुना होगा। अब आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो दलित चिंतन है, दलित राजनीति है और दलितों का जो एस्पिरेशन है, इसका कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अब उत्तर प्रदेश में कोई अल्टरनेट बीएसपी का बना है या फिर अभी भी मायावती की स्थिति मजबूत रहेगी? धन्यवाद ब्रजेश जी। तो पहला हम राहुल गांधी जी से बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने मायावती जी के पास मैसेज भेजा है और उस मैसेज का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश जहां इतनी ज़्यादा लोकसभा सीट है और बहुत क्रिटिकल इलेक्शन था ये कांग्रेस और बीएसपी के लिए, ऐसे कंडीशन में अगर आप मैसेज भेजेंगे तो उस मैसेज की जगह अगर प्रतिनिधिमंडल भेजे होते और वह प्रतिनिधिमंडल जा करके बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी से बात किया होता है तो हो सकता है आपको, अगर उन्होंने इनकार भी कर देती तो आज आप जो कह रहे हैं वह ज़्यादा फायदेमंद बात होती। आपने मैसेज भेजा, किसको पता है, आज आपने बताया और मैसेज आपने कहा कि आपको ये पता था कि कांग्रेस ने मैसेज किया था, लेकिन कांग्रेस ने मैसेज किया था आप ही जैसे लोगों को बहुत जो
खोजी पत्रकार हैं, उन्हीं को पता है। नहीं, सभी हम लोगों टीवी को नहीं चैनलों पता था पे ये और चीज़। अखबारों में आई थी खबर। अगर कोई राहुल गांधी मेरी अपनी राजनीति- खोज नहीं थी। हाँ, बहुत हल्का था। नहीं, खोज नहीं। जैसे जो लोग इस क्यूरियसिटी में रहते हैं उनको ये पता होना ही चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक दूसरा पक्ष इसका है कि कांग्रेस का ये प्रस्ताव बहुत बुरा नहीं था। आप 2017 के इलेक्शन के रेशियो को देखिए, जो बीएसपी ने पाया है, जो कांग्रेस ने पाया है। अगर उतना ही लोग सिक्योर कर लेते इस इलेक्शन में तो त्रिकोणीय मुकाबले हो सकते थे जी। तो एक परसेप्शन भी जाता कि चलो ऐसा नहीं कि बाईपोलर इलेक्शन है, 2 पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो हो सकता है उसका रिजल्ट दूसरा होता। हमें नहीं करे बीजेपी सरकार बनाने में असफल होती, लेकिन हो सकता है परसेप्शन से चीज़ें बदल जाती। दूसरी बात, इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं बिल्कुल उदासीन हैं। उनको मतलब ही नहीं रह गया है कि वह किसी दलित सामाजिक न्याय के आंदोलन से उभरी हुई हैं और उन्होंने आंदोलन में भाग लिया भी नहीं है कभी। तो उनको राजनीति से सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है, इस पर राजनीति करना। और अभी आपकी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि उन्होंने पिछले हिसाब से इलेक्शन लड़ा है। कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ा है मायावती ने। उनको पब्लिक में जाना है, अपनी बात कहनी है, अपने लोगों के बीच में अपनी बात रखनी है, ये तक नहीं किया उन्होंने। सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया चिल्लाते रहे लेकिन मायावती नहीं निकली। तो मायावती की हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हैंड हो जो उनके ऊपर दबाव रखा हो, या कोई इन्फ्लुएंस हो, या कोई इंस्पिरेशन हो। मायावती न्यूट्रल होकर के दलित वोट से अपने आप को अलग नहीं कर सकती और दलित भी मायावती से अलग नहीं हो सकता। लेकिन स्थिति ऐसी है इस समय कि कांग्रेस इसलिए स्टेटमेंट दिया है इस समय कि उसको लगता है कि इस समय बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ उतना फेवर नहीं है और हमारे पास एक ऑप्शन है कि पुराने राजनीतिक वोट बैंक जो कांग्रेस के हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, जैसे मुस्लिम है, दलित है, उसी क्षेत्र प्रोफेसर साहब, मैं सर्वाइव एक प्रश्न आपसे समझना चाहता हूं और आप चूंकि इस समाज से जुड़े हुए हैं, इस समाज के लोगों की स्थिति को समझते हैं। मेरा ये मत है कि अगले 2 सालों में यानी 2024 तक पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले आप मायावती को, उनकी पार्टी को और दलित पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश में कहां पर देखते हैं? बिल्कुल कोई एस्पेक्ट नहीं है इस समय। मायावती के नेतृत्व में बीएसपी बिल्कुल उतना काम नहीं कर पाएगी 2024 में। जो 2022 में की है उसी तरह से समझिए, उससे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। इन्होंने तो ऐसे ऐसे समीक्षाएं की हैं जिससे इनके पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बात कर पाए कि हमने पराजय का मुंह क्यों देखा। ये 24 में क्या इलेक्शन लड़ेंगे? इस 12% वोट के साथ मान लीजिए 13%, 14%, 20% हो जाता है तो कितना सीट निकालेगी बहुजन समाज पार्टी? और फिर बहुजन समाज पार्टी के पास जो दलित वोट बैंक ही नहीं है तो दूसरे वोट उससे जुड़ेंगे कैसे? सीधे सीधे स्पष्ट है कि मायावती के साथ मुस्लिम वोट हुआ करता था, ओबीसी को वोट हुआ करता था। एक लाइन से सारे ओबीसी नेताओं को हमने निकाल के बाहर कर दिया। आपको लग रहा था राजतंत्र है और सारा दलित आपके गुलाम है। तो फिर दलित के एक्सपीरियंसन में आप आई नहीं, उनकी उम्मीदों पे आप खरी नहीं उतरी, फिर दलित आपको वोट देने के लिए बाध्य क्यों होगा? वो हो सकता है कि इसी दिनों में कोई नया नेतृत्व तलाश है, हो सकता है कि कोई नया विकल्प आके तैयार हो जाए, कोई भी हो सकता है तो कि अब ये बचा हुआ 12% कहाँ जाएगा? ये रुकेगा या इसमें भी बिखराव होगा? क्यों रुकेगा 12%? ये किस लिए रुकेगा? 12% वोट दे करके फजीयत कराएगा अपनी? क्या करेगा 12% बीएसपी को वोट दे करके? आप बताइए किसी लोकसभा सीट में 12% वोट दे के क्या करेगी बीएसपी? तो बीएसपी अगर दलित तो विकल्प क्या है प्रोफेसर साहब बसपा में, तो बिल्कुल ये भ्रम है। विकल्प किस चीज का? बीएसपी का विकल्प कि दलितों का विकल्प? दलित राजनीति का विकल्प। दलित राजनीति अभी देखिए, हमको तो लगता है कि दलित राजनीति कुछ दिन ऐसे ही डवाडोल स्थिति में रहेगी, कोई नेतृत्व नहीं बन। तो आप जैसे लोग घर पे क्यों बैठे हैं? निकलिए, पॉलिटिक्स में आइए। कोई ऐसा बहुत बढ़िया बात कहा है आपने। रोज छटपटाहट होती है कि क्यों नहीं मायावती को और अखिलेश को और नेताओं को अच्छी सलाह दी जाए कि आप जिस भ्रम में हैं वो जनता आपके भ्रम को स्वीकार अरे निकलिए, मैं तो कहता हूँ आप ही निकलिए प्रोफेसर साहब। ये लोग सलाहकार, आप ही निकलिए। ये सलाहकार मंडल जो गुमराह करता है, बलिदानी जत्था जो है इन लोगों का, ये इन लोगों को सही चीज से रूबरू नहीं कराता। शुक्रिया आपका। मैं विजय उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर और जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं। उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप डिबेट की इस परिचर्चा में शुरू से जुड़े हुए हैं और आपने सबके स्टेटमेंट भी सुने। आपका क्या मत है, ये राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया?
ब्रजेश जी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो उन्होंने जो कहा कि बीएसपी की अध्यक्ष को हमने प्रस्ताव दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पे इसका क्या असर पड़ता। अगर कांग्रेस के साथ अलायंस का इतिहास देखें, 96 में बीएसपी कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ चुकी है। 67 सीटें बीएसपी जीती थी, तब उसे 20% उसके पास वोट थे, और कांग्रेस को 33 विधानसभा सीटें आई थी, और यह माना गया कि कांग्रेस जो सीटें आई वो बसपा की वजह से आई। अगर बसपा अकेले लड़ती तो शायद उसकी सीटें ज्यादा होती। इनका गठबंधन टूट गया चुनाव के तुरंत बाद। फिर 2017 देख लीजिए, सपा के साथ इनका गठबंधन हुआ। सपा इतनी कमजोर नहीं थी, 47 सीट पे सपा आई और कांग्रेस 7 सीटों पे आई। अब चले जाइए बिहार, आरजेडी के साथ इनका गठबंधन हुआ, 70 सीटें इनको मिली, ये खाली 19 जीत पाए। स्ट्राइक रेट इनका बहुत कमजोर था। अगर आरजेडी ने इनको 30 सीट दी होती तो शायद आरजेडी की सरकार बन जाती स्ट्राइक रेट के हिसाब से। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, वहां पे कांग्रेस ने क्या किया, सरेंडर कर दिया एक तरीके से। जो बाइपोलर इलेक्शन हुआ, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई। तो जो कांग्रेस की पॉलिसी है ये अभी ओल्ड कांग्रेस की चल रही है। जो लीडरशिप है वो तो नई है, लेकिन जो राजनीति इनकी है, जो पैटर्न इनका है, जो सोच है, जो तरीका है, वो सब पुराना है। अब उत्तर प्रदेश में आप आइए कास्ट अलायंस में, 2007 के बाद ओबीसी और दलित वोटों का जो चंक होता था वो सब खत्म हो गया। अब ये फंडामेंटल पॉलिटिक्स से गायब हो गया है कि पिछड़े वर्ग का वोट, दलित वर्ग का वोट, सवर्ण का वोट। 2007 में मायावती ही इसके लिए सबसे बड़ी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सर्वजन का, उस सर्वजन के बाद उत्तर प्रदेश आप में ये कहना चाहते हो कि एकदम से बदल अलग गई। से अब दलित चुनाव पॉलिटिक्स की उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है, वो बराबरी पर आ गए हैं। ब्रजेश जी, बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं 2014 के चुनाव से लगातार इसका सबूत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित की राजनीति की सियासत खत्म हो चुकी है। अब आप सर्वजन को जोड़ करके ही, यानी सभी को साथ लेकर, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। और बीजेपी ने बहुत ही समझदारी से अति पिछड़ों को अपने साथ लिया। जो पहले बसपा के साथ होता था, अति पिछड़े मुस्लिम पसमानदा मुसलमान बीएसपी के साथ था, पसमानदा मुसलमान बीएसपी के साथ से हट गया, बाद में और वो सपा के साथ चला गया। लेकिन 2007 से 12 के दरमियान वो बसपा के साथ था। अब ये बीएसपी के बचे हुए 12% वोट शेयर पर अब सबकी निगाह लगी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। तो ये 12% बचेगा या फिर ये अभी रुकेगा? देखिए, ये तय करेगी बीएसपी के पास एजेंडा क्या है, मॉडल क्या है पॉलिटिक्स का। सिर्फ अर्थशास्त्र ही अगर आप राजनीति में सबसे महत्व देंगे तो अर्थशास्त्र से खाली राजनीति होती नहीं। आप दे क्या रहे हैं सोसाइटी को, रिवर्ट क्या कर रहे हैं, जनता आपको वोट दे रही, सीटें दे रही, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से चीजें नहीं आगे बढ़ती हैं। राहुल गांधी का जो बयान है उसका आप देखिए, 8 मार्च को प्रियंका जी कहती हैं कि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो हम सपा के साथ चले जाएंगे, और राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो बसपा को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। अभी दोनों बयानों में सुरेंद्र जी बताएं कि किसका बयान ज्यादा ठीक है। प्रियंका जी ने जो सपा के पक्ष में 8 मार्च की बात बता रहा हूं, 8 मार्च का उनका बयान है, और जो राहुल जी ने अभी परसों बोला है कि नहीं, हमने तो मायावती को कहा था मुख्यमंत्री बनिए। तो मुख्यमंत्री कैसे बनते? आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता, कोई एजेंडा नहीं बनता, जनता के लिए कोई तरीके से जनता के बीच में आप अगले जाने 2 की साल कोशिश के नहीं भीतर करते जब हैं। सिर्फ देश में आप पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, आप ये 12% को कहां पाएंगे? देखिए, ये 12% तो बच गया इनके पास, ये बिखरेगा और इसमें से जो जनता के लिए काम करेगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हित के लिए जो योजनाएं हैं, पहली बार लाभ मिल रहा है। ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ कभी गांव की जनता को मिलता नहीं। विजय उपाध्याय जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं और इसके लाभ के बारे में चर्चा करूंगा। वीरेंद्र जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी के इस अचानक पॉलिटिकल अटैक के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं जो उन्होंने मायावती पर किया? देखिए, ये जो चर्चा है इसमें ना कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है और ना बसपा को। ये एक ऐसी चर्चा है जिसमें भाजपा को सर्वाधिक फायदा दिखता है, क्योंकि जब कहते हैं अपने यहाँ कि भाई 11% का वोट शेयर मायावती का लॉस हो गया,
अब जो बचा खुचा है उसको कितने दिन रोक पाएंगी। कहते हैं कि शेर के मुंह पे खून लग गया, घर देख लिया उसने, अब वो धीरे धीरे सबको मार के खा जाएगा। भाजपा अब उत्तर प्रदेश और देश में इसी स्थिति में है कि वो मायावती के सारे वोट बैंक को धीरे धीरे खींचकर अपने में समेट लेगी। जब उसने योजनाएं शुरू की, फ्री राशन की, लोगों को घर देने की, शौचालय देने की, तो जो समाज का गरीब तबका था वही तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ। किसान सम्मान निधि, खातों में नगद पैसा भेजना, ये सब चीज़ें होती रहीं। कांग्रेस न खुद सरकार बना रही थी और न वो मायावती के साथ मिल के बना पाती। लेकिन चूंकि जब चुनाव आते हैं तो सियासत में संभावनाएं टटोली जाती हैं। राहुल गांधी ने प्रस्ताव भेजा होगा, मायावती ने नहीं माना, तो वो बात, उस बात का अब जिक्र आया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बैसाखी ढूंढ रही है जिसके सहारे वो खड़ी हो सके थोड़ा से। आखिर मायावती की अपनी पार्टी है, वो चाहे तो किसी से गठबंधन करें चाहे ना करें। दलित वोट बैंक जो उनके साथ था वो आधा बचा, आधा चला गया। कितनी देर तक वो रोक पाएंगी ये वो जाने। इस देश में शुरुआती दौर से कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस दलितों को मदद करती तो बीजेपी या मायावती या कांसीराम उसको तोड़ के अलग न कर पाते। अंबेडकर के नाम का जाप जो अब करती है राजनीतिक दल, अंबेडकर तो इस देश की सरकार में मंत्री रहे। उस समय से अगर उनको पूरा सम्मान देते तो शायद ये नौबतें ना आती। अब बात आती है कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मृतप्राय है और वो कह रही कि इनसे हमने कहा था हमारा साथ ले लो, तो पता लगा छूने से बसपा और मर जाती, उसको ये भी डर था। तमाम सारी बातें हैं। मायावती अपनी पार्टी कैसे चलाती हैं इस पर चर्चा के बजाय मायावती की पार्टी का वोट बैंक अब कितना बचेगा इस पर बीजेपी की निगाह है और लोग इस बात को समझते हैं। क्या अकेले बीजेपी की निगाह है या सपा कांग्रेस भी निगाह लगा के बैठे हैं कि ये गोदाम से के दरवाजा खुल गया है, लूट लो वोट? अभी तो सपा और कांग्रेस के ओर जाएगा नहीं, अभी तो बीजेपी ही इसको अपने साथ ले जाएगी इस वोट बैंक को अधिकतर, क्योंकि उसके पास योजनाएं हैं, वो काम कर रहे हैं। वो गांव-गांव में बीजेपी ने ऐसा संगठन बना दिया, ऐसा हथियार उसके पास है कि बूथ से लेके, पेज से लेके, पन्ना से लेके घर घर तक उन्होंने हर तरह की व्यवस्था चला रखी। अब उनको उसी तरह के किसी संगठन से ही मात दी जा सकती है, अन्यथा ऐसा मुश्किल है। कांसीराम ने जरूर कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा कि अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, लेकिन इसी देश में ये नारा गूंजा कि तिरक तराजू और तलवार। फिर बाद में उस नारे को बदला गया कि हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये सब बसंत बीत गया है, बड़े मौसम देखे, सत्ता का आनंद भी दे चुका है। अब बात आती है गाड़ी ढलान पे है, इस ढलान को कैसे तो रोका मायावती का उरूज भी देखा था, उनका शासनकाल में भी आप तब ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और आपने बहुत चीजें देखी थी। तब सड़क धोई जाती थी जी, जब मुख्यमंत्री निकलती थी। क्या जलजला था, उनको याद है सब आपको कि भूल गए? मीडिया को सर उल्टा करके खड़ा होना पड़ता था। मायावती और कांसीराम का एक नारा था कि 3M से सावधान रहो, मनी, मीडिया, माफिया। और जब जब ताकत में आए तो मीडिया को छोड़कर 2M को अपना लिया। इस प्रदेश की सियासत में जो दल क्षेत्रीय सत्ता में रहे सारे माफिया उनके साथ रहे। आज मायावती क्या जो पार्टी का हश्र वैसे खराब है। आप देखिए कि बाबू सिंह हो, दद्दू प्रसाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, नसीमुद्दीन हो, ब्रजेश पाठक हो, कमलाकांत गौतम हो, सारे बड़े दिग्गज नेता इनको छोड़कर जाते रहे। मायावती उन्हें रोक भी नहीं पाई। बीजेपी ने ऐसा हश्र कर दिया कि अब मायावती के पास वोट बैंक के अलावा सीट तो कम बची,
जितना परसेंट वोट बैंक है उतनी सीटों नहीं है। अब वो अपनी पार्टी को अपने भाई और भतीजों की ओर धीरे धीरे ट्रांसफर भी कर रही हैं। ना वो राज्यसभा में कोई मेंबर भेज सकती हैं, ना वो एमएलसी किसी को बना सकती हैं। कांग्रेस के साथ ये मजबूरी है जी कि वो जैसे महाराष्ट्र में उसने कुछ क्षेत्रीय दलों से उसको गठबंधन करना पड़ेगा, जैसे बिहार में किया। इस संभावना से वो उत्तर प्रदेश में भी बच नहीं सकती, वो उबर नहीं सकती। बीजेपी उसको अकेले खड़ी नहीं होने दे रही, तो जाए तो जाए कहाँ। अगर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे दिया तो कोई पाप नहीं किया राहुल गांधी ने। ये अलग बात है कि भाई न उनके झोला में कुछ था न उनके झोला में। अब दोनों एक दूसरे पर बातें कह के अपने मन को हल्का कर ले। दोनों के पास फकीरी के अलावा कुछ नहीं है। जी बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है इस दोस्ती पर, मायावती और कांग्रेस की चाहत पर जो बयानबाजियां चल रही कि तेरी हर बात मोहब्बत में गंवारा करके और दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर और लोग मजा लेते हैं मुझसे जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर में है जिसकी, और तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि राहुल का मायावती को सीएम बनाने वाला ऑफर का बयान क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है? तो सोहन लिखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक रणनीति भी हो सकती है। तो समीर लिखते हैं कि बीएसपी के पतन से सभी दलों को दलित वोट बैंक मिलने की संभावना दिख रही है। तो राम रक्षा लिखते हैं कि राजनीति में रण और प्रीत की अनंत संभावनाएं हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजपूत जी, आप मुझे बताइए कि जब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि ना तो आपके पास कुछ खास उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम, नीतियां या वोट बैंक था, ऐसे में आप मायावती को जो प्रस्ताव राहुल गांधी ने भिजवाया, उस प्रस्ताव को मायावती गंभीरता से क्यों लेती? भाई देखिए ब्रजेश जी, राजनीति हमेशा एक संभावनाओं की बात होती है। एक बात अगर आप 2017 पे देखेंगे तो 22% वोट मायावती जी को मिले थे, 7% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को। अगर आप उसकी बात करते हैं तो एक फॉर्मिडेबल गठबंधन था, जो एक विश्वसनीय गठबंधन की बात होती और हम एक त्रिकोणीय चुनाव में आते। क्या होता क्या नहीं होता है तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो लोग चुनाव होने के बाद ये बात कह रहे हैं कि 8 मार्च को प्रियंका जी ने ऐसा कहा था, तो ये गठबंधन की बात तो राहुल जी ने उससे पहले कही थी। 8 मार्च को तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यह कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था बहुजन को नहीं देंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी जो भी भाजपा को छोड़ करके समर्थन देंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी कुछ भाई एक बड़ी बातें कर रहे थे राजस्थान की। अरे भाई, वो विधायक अगर हमारे पास आए तो क्या हम उन्हें भाजपा के पास जाने देते? कुश अंबेडकर को ये तो भूल गए लोग कि पंजाब में इकलौता दलित चीफ मिनिस्टर पूरे देश में अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया, और उसी के खिलाफ मायावती ने अकाली दल के साथ समझौता करके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। ये कुश अंबेडकर को नहीं याद आया, ये दलित चिंतकों को नहीं याद आता है। ये हमारी बड़ी, हाँ, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही और सारी बातें मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जी बताइए। राजस्थान में कांग्रेस बीएसपी ने आपको सपोर्ट किया, आपने सारे बीएसपी के एमएलए को तोड़कर अपनी पार्टी में विलय करा दिया। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने आपको सपोर्ट दिया, कमलनाथ की सरकार बनाई, आपने इनकी पूरी पार्टी तोड़ दी। और अब ये इल्जाम कि हमने चीफ मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव दिया था, आप बीजेपी से मिल गए। ब्रजेश भाई, दोनों ही बातों में आधी सच्चाई है। आप राजस्थान चले मेरे साथ, उनके 5 क्यों किसी की पार्टी तोड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, अगर वो आ भी रहते तो आपका ये नैतिक दायित्व था कि उन्हें नहीं लेते, हम उन्हें बीएसपी में बने रहने देते। नहीं, हम उनको भाजपा में जाने देते। आप हमको बताइए, क्या वो भाजपा में विलय कर रहे थे? बिल्कुल। अगर हम नहीं लेते उनको भाजपा में जाने के लिए, उस आप रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मायावती जी का तो टोटल प्रीपेड ऑप्शन है। वो तो प्रीपेड जो है पहले पैसा ले लेती हैं, उसके बाद उनके जो एमएलए होते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा। तो ये पलट के आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि प्रीपेड मतलब कितना दिया? नहीं, हमने तो अगर दिया होता तो वो सब खुल करके बात आ गई होती। और रही बात, आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी का वो विधायक आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, विजय उपाध्याय जी मैसेज करके पूछ रहे हैं, मुझे मैसेज भेजें कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कितने पैसे देके
मध्य प्रदेश में ज्वाइन कराया था। अरे मैं कह तो रहा हूं कि आज की डेट में वही भारत क्या नाम भाजपा का बसपा का अच्छा, इनको सीधे पूछना चाहिए तो मुझे मैसेज करके ये अच्छी बात है। विजय जी तो खुद ही बहुत पुराने कांग्रेसी हैं आजकल अपनी जगह पर। ये तो हमारे राज परिवार के बड़े चहेते लोगों में से एक है, ऐसी बात नहीं है। राज परिवार है जी, राज परिवार अभी भी सामंती सोच गई नहीं। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, मैं राज परिवार को भी क्लियर कर दे रहा हूं। अमेठी का राज परिवार, राजकुमार संजय सिंह, राजा संजय सिंह के परिवार, कोई राजा वजा नहीं है। बिल्कुल ये चश्मे बदूर है उनके। अच्छा छोड़िए, आप उन पे पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इन्हें तो सारी सच्चाइयों का पता है। इन्हें तो क्या आपने अटैक कराया जी, मैंने नहीं करा भाई। उन्हें तो सारी सच्चाइयों का पता है ब्रजेश भाई को। पर आप एक बात बताओ, आप ये अपनी पार्टी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते हो कि आप इस दुर्दशा का शिकार क्यों हुए? निश्चित आप मायावती की थाली में क्या नहीं है क्या नहीं है, आपसे क्या मतलब? मैं आपको मैं वो भी बता देता हूं। आज की डेट में जो हमारा दलित समाज का व्यक्ति है, चिंतक है, वोट है, वो दोराहे पर खड़ा हुआ है। वो आरक्षण विरोधियों को जवाब देना चाहता है। कांग्रेस उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और और कांग्रेस अंत में आपने बता ही दिया कि आपने ये काम क्यों किया। बिल्कुल किया। हम तो कहते हैं हम इसको कोई चीज नहीं क्लियर हो गया। तो यही बात तो विजय उपाध्याय बार-बार सुनना चाह रहे थे। आगे सुनिए, इसीलिए मुझे मैसेज बार-बार कर रहे थे। आगे भी तो सुरेंद्र राजपूत से पूछो, आगे भी तो सुन लीजिए। हम तो कहते हैं, हमने तो खुलेआम कहा कि आपके वोटों का जो सौदा कर रही है दौलत की देवी, उससे अलग हटिए आप और उन लोगों के साथ आइए जिन्होंने आपको पट्टे दिए। उन लोगों के साथ आइए जिन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी। उन लोगों के साथ आइए मैं कुछ अम्बेडकरवादी कुछ को बुलाता हूं। एक सेकंड रुक जाएं प्लीज। ओके, कुछ मेरा एक दो प्रश्न है आपसे, फिर आप सुरेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। कि विजय उपाध्याय जी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखा कि अब उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स के लिए या दलित एस्पिरेशन के लिए कोई अलग से पॉलिटिकल फोरम की या पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वो सब अब बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी की स्कीम्स के साथ हैं, और अब वो जो सामाजिक भेदभाव था वो सब खत्म हो गया। क्या आपको लगता है सामाजिक भेदभाव खत्म? मुझे नहीं लग रहा था, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। आज भी मीडिया पैनल में बैठकर ये बताया जाता है कि जब बहन जी आती थी तो सड़क पानी से धोई जाती थी। अच्छा लगा सुन के मुझे ये बात। नहीं तो क्या होता था कि दलितों के गुजरने के बाद सड़क धोई जाती थी। बहन जी ने एक चीज तो दी दलितों को, स्वाभिमान की, कि जब वो आएंगे तो सड़क धुलेंगे। दूसरा, मनी मीडिया माफिया। अब मीडिया में कितने प्रतिशत दलित हैं? जो बहन जी मुंह लगाती दलितों को या उनको भाव देती सॉरी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया को भाव देती चीजों में। पूरे मीडिया ने पूरे चुनाव में पूरी तरीके से बसपा के खिलाफ एजेंडा चलाया। तो बताइए ना, चलो कांग्रेस के या बसपा के झोले में तो कुछ नहीं था, मीडिया वाले बताएं मीडिया के झोले में कितना डाला था। जो एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा था। सिर्फ भारत समाचार आपका ही चैनल ऐसा था जो बहुजन समाज पार्टी की सभी रैलियों को कवर करता था, बाकी तो कोई झांकने भी नहीं जाते थे। कितने झोले में पैसे मिले थे भाई? कितनी थैलियां मिली थी सपा और भाजपा से? पूरा मीडिया भी दो भागों में बंटा हुआ था। यदि मीडिया के अंदर दलित, आदिवासी, वो भी समाज के लोग होते तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते। तो उपाध्याय जी, इन बातों का क्या राजनीतिक निहितार्थ लगाया जाए कि अब दलित पॉलिटिक्स के लिए अलग से किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं? नहीं, दलित पॉलिटिक्स के लिए कोई अलग पार्टी की जरूरत नहीं। तो आप ये देखिए कि इतनी बुरी कंडीशन में जब बसपा को किसी भी रेस से बाहर बता दिया गया था, तब भी बहुजन समाज पार्टी 5 साल में दलितों के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में आज भी दलित समाज के विजय जी एक सेकंड रुक जाइए, विजय जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं जरा कुछ की बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आता हूँ। हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ आज भी पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को ही मिला है, जो कैडर वोट है। और मुझे नहीं लगता, मैं समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। भाई समीर सिंह जी, देखिए मैं एक लाइन बोल। हाँ अच्छा, कंप्लीट करिए। हाँ, कांग्रेस की एक फ्रस्ट्रेशन है इसमें कि दलित उनको नहीं मिल रहा है। उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि दलितों के नेतृत्व पे, दलितों के सिंबल पे हमला करने से दलित वोट उनको नहीं मिलेगा। आपको दलित वोट चाहिए, आप राजस्थान में कुछ मॉडल प्रस्तुत कीजिए ना, दलितों पे अत्याचार पे रोक लगवाइए। हमने तो दलितों का मुख्यमंत्री बनाया, चन्नी को आपने विरोध किया।
मायावती जी ने विरोध किया, मायावती जी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मायावती जी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, मायावती जी ने उन्हें कैंडिडेट खड़ा बिल्कुल बनाया, हमने बनाया देश का इकलौता दलित चीफ मिनिस्टर बनाया, और आप लोग को शर्म नहीं आती? आप लोग बेशर्मी से बात करते हो, मायावती बेशर्मी से बात करती है और पैसा लेती है हर जगह पे। वो दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। पंजाब में एक बात बता दो, आप एक बसपा का उदाहरण दे दो जिन्होंने ये कहा हो कि मायावती जी ने ये कहा हो कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अच्छा किया। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात करते समीर हैं सिंह जी को हमें आप कहते हैं साहब क्या हो गया, इस तरह से क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? किसने हमला किया? ओके, थैंक यू समीर सिंह जी। विजय उपाध्याय ने डिबेट में एक नई लाइन प्रस्तुत की। इन्होंने ये लाइन प्रस्तुत की कि दलित पॉलिटिक्स के लिए अब अलग से किसी पॉलिटिकल फोरम की जरूरत नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, निश्चित रूप से विजय जी ने जिस तरफ इंगित किया, ब्रजेश जी आप देखिए, मैंने 2014 की बात कही। देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पर यह कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों को जाति की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई लाइन बनाई है। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वो जाति की सीमा को खत्म करता है, वो संप्रदाय की सीमा को खत्म करता है। आप सरकार की एक भी योजनाओं को ले लीजिए, अगर कानून व्यवस्था है तो सबके लिए है। सरकार की योजनाओं का जिक्र किया विजय जी ने, वो सरकार की योजनाएं पारदर्शी तरीके से सभी को मिल रही है। जी प्लीज रुकिए, समीर जी कंटिन्यू। लेकिन ब्रजेश जी, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि सुरेंद्र राजपूत जिस तरह से बसपा की नेता का अपमान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि साहब रिचार्ज हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हमने दलित, अगर वो बीएसपी के लीडर से लड़ रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, बुरा इस नाते लग रहा है ब्रजेश जी कि जिसकी पूरी कुनबा ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, जो सोनिया वो अलग बात है, और पर अगर बीएसपी वाले से अगर सुरेंद्र राजपूत लड़ रहे हैं तो आपको पेन क्यों हो रहा है? नहीं ब्रजेश जी, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ओके, देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप अपने आप को देखो ना कि आप किस स्थिति में खड़े हो। भाई, आप मायावती को डिफेंड क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री बना रहे हो, अपने सांसद नहीं बन पा रहे हो, आप इन पर अटैक करो, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। नहीं, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो और आप खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो, और भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर कविराज जी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारों में हुआ। सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी तो एक सेकंड रुक जाइए। थैंक यू, एक सेकंड रुकिए। 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए सुरेंद्र राजपूत जी, नो डिबेट को डिरेल नहीं करिए, डिबेट बहुत सही जा रही है। थैंक यू। या समीर जी कंक्लूड करें प्लीज। दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भाजपा। सिर्फ समीर सिंह बोलेंगे। विनम्रता से कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि कांग्रेस की अभी और दुर्गति होगी। कांग्रेस के नेता एक अदद अध्यक्ष तो तलाश नहीं पा रहे। थैंक यू प्रोफेसर कविराज जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समीर सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत जी, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश धन्यवाद। अब बारी प्रोफेसर कविराज जी की है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनको गंभीरता से सुनिए। खत्म हो रही है, इसे किसी खत्म करने की जरूरत नहीं। थैंक यू प्रोफेसर कविराज जी। इस परिचर्चा में एक तथ्य उभर कर सामने आया कि दलित पॉलिटिक्स, आऊंगा विजय उपाध्याय जी, प्लीज वेट, आपके पास भी आऊंगा सर, थोड़ा सा वेट करने, पहले जरा प्रोफेसर साहब से बात कर लूं कि दलित पॉलिटिक्स के लिए तो अब अलग से साहब जरूरती नहीं है, जाति के बंधन टूट गए, सब सामाजिक बराबरी पे आ गए, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो बीएसपी की कोई नीड नहीं है, दलित पॉलिटिक्स के लिए अलग से कोई जगह की जरूरत नहीं है। मैं विजय जी की और समीर की बातों के साथ इत्तेफाक नहीं रखता, और कभी भारत में जाति नहीं टूटेगी। पहली बात, न राजनीति खत्म होगी दलितों की। ये तो मैंने 2024 तक आपने पूछा था, मैंने वही रेफरेंस लिया कि 2024 तक हो सकता है दलित इधर उधर हो जाए, लेकिन 2024 के बाद फिर से दलित राजनीति उभरेगी, और दलित एक स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य में अपना राजनीतिक आइडेंटिफिकेशन बना चुका है। वह किसी भी पार्टी में सर्ट करके दोयम दर्जे का नहीं बन सकता। हाँ, ये बात है कि इस समय दलित बिल्कुल अपने पॉइंट पे नहीं है, और वह कभी बीजेपी को, कभी एसपी को, कभी कांग्रेस को, कभी किसको भी वोट दे सकता है। तो सिर्फ इसका एक कारण है कि मायावती की उदासीनता है और मायावती की निष्क्रियता है।
जिस दिन मायावती फील्ड में आ जाएं और अपने आप को साथी फिर मेरा से वही आपको ये कहना है कि 2007 आप आइए वाले ना सामने। मायावती के रूप में साबित करना शुरू करें, उस कुछ दिन प्लीज देखिए उनको अपनी बात दलित रखने दीजिए। राजनीति फिर से सक्रिय हो जाएगी और कभी भी किसी भी पार्टी के साथ दलित नहीं सटेगा, ये इतना तय है। दूसरी बात, आपने एक बात बताई तो हम बता रहे, जिस बात के लिए सुरेंद्र जी कह रहे थे, बसपा का विरोध कर रहे थे, उसी बात को लेके समीर भी बसपा का वो कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। वही 12% सुरेंद्र जी चाहते हैं, वही 12% समीर जी चाहते लूट का हैं। प्लान। तो मैटर ये था। हम तो खुलेआम चाहते हैं, Thank हम you. तो चाहते हाँ, हैं। वही प्लान चल रहा है। विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं पहले पक्ष क्योंकि रखना। हमने काम Thank किया you, है, हम शुक्रिया चाहते हैं आपका। कि धन्यवाद दलितों का वोट चौराहे पे सुरेंद्र न जी खड़ा प्लीज। ओके विजय उपाध्याय जी गो अहेड। आप काफी देर से अंदर से कुछ कहना चाह रहे हैं, गो अहेड। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बसपा की जो लीडर है मायावती जी, इन्होंने काशीराम के लगाए पेड़ को जो बना के पेड़ पौधे से पेड़ करके गए थे, उसको इन्होंने काफी संजोया संभाला। लेकिन आप देखिए 2002 के बाद मायावती जी ने एक एक करके बसपा के लीडरशिप को कुचला है, पार्टी से बाहर निकाला है, उनको कमजोर किया है और आज की स्थिति में 12% वोट पे आई हैं वो स्वयं। आज के दिन में बीएसपी की आइडेंटिटी बदल चुकी है और उसके बरक्स आप बीजेपी को देखिए। बीजेपी 2017 में दलित समाज के, पासी समाज के नेताओं को ज्यादा महत्व देती है और 2022 में जाटव समाज के नेताओं को ज्यादा महत्व देती है। बेबी रानी जाटव, असीम अरुण, जिनको राजनीति करनी होती है, नौकरी छोड़कर वो बीएसपी में नहीं जाते, कांग्रेस में नहीं जाते, सपा में नहीं जाते, बीजेपी में आते हैं। और जब जाटव समाज जो 11% उत्तर प्रदेश में टोटल दलितों का आधा है, उसकी जब पढ़े लिखे लोगों की या जब उसके जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी पसंद अगर बीजेपी बनेगी तो निश्चित तौर पे दलित राजनीति के लिए सेपरेट कोई काम करने की प्रोफेसर कविराज की बात सुनी। अब उन्होंने कहा कि जाति का बंधन टूट ही नहीं सकता और दलित राजनीति खत्म ही नहीं हो सकती। वो मैंने नहीं कहा, नहीं मैंने वो दावा नहीं किया कि जाति बंधन टूट जाएगा। लेकिन आप 1989 के पहले अगर आप देखें तो लोग जाति लिखना कम कर चुके थे। मंडल आयोग लागू होने के बाद प्रोफेसर कविराज कुछ मेंशन करना चाहते हैं? कविराज जी पूछ आज के दिन में फिर से एक सेकंड विजय जी, कविराज जी पूछिए। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि विजय जी ये कह रहे थे कि काशीराम जी के आंदोलन को मायावती ने बहुत संभाला। ऐसा नहीं था। जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उसी समय बामसेफ जो संगठन था, काशीराम से कहा कि उन्होंने उसको वो करवा दिया था, डिजालो करवा दिया था। और उसी दिन से मायावती ने उन बड़े नेताओं को जो बामसेफ थे और जो बीएसपी के थे उनको हटाने का प्रक्रम जारी कर रखा था। और आज ये हुआ है कि सारे उन नेता जो बामसेफ से आए थे और बीएसपी मजबूत थी, वो सब के सब बाहर हो गए हैं। तो ये मायावती की अपनी असुरक्षा थी। मायावती ने उस दलित आंदोलन को संजोया नहीं है। वो राजनीतिक दल के रूप में सत्ता बनाने के लिए उन्होंने बीजेपी से, कभी कांग्रेस से सहयोग लिया, सहयोग दिया और सरकार बनाई है। थैंक यू प्रोफेसर साहब। यस विजय उपाध्याय जी, तीव्रता से नहीं चलाया है। ओके, तो विजय जी की बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। थैंक यू। देखिए अब यही बात प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कोई भी दलित जाति, चूंकि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट का नेता है, तो कोई भी दलित जाति की, किसी भी दलित या पिछड़ा, उसका नेता किसी तो विजय पार्टी का उपाध्याय जी, आप मोहताज नहीं सुरेंद्र है। वो राजपूत से स्वतंत्र है सहमत कि क्यों किसी नहीं है? भी जब दल आप के साथ प्रोफेसर साहब जुड़कर से अपनी सहमत राजनीति कर सकता हैं है। तो सुरेंद्र राजपूत से सहमत क्यों नहीं है? देखिए सुरेंद्र जी के साथ मैं सहमत हूं, लेकिन अगर राहुल जी मायावती जी को हाँ भाई, प्रस्ताव सुरेंद्र दे जी, रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने को, तो बताइए उन्होंने क्या ये तो प्रॉब्लम सोच के है? नहीं दिया कि दौलत की बेटी बोलिए। है। एक और छोटा- सुरेंद्र जी उनके ऊपर हाँ, आरोप बोलिए, लगा बोलिए, रहे हैं कि दौलत की बेटी मेरा है। एक छोटा सा प्रश्न था। अभी इन्होंने बड़ी कानून व्यवस्था की बात की समीर जी ने। एक क्या नाम, मुर्तजा नाम का आतंकी सो कॉल्ड पकड़ा गया गोरखपुर आप में पूरे डिबेट को दराती घुमाइए, के साथ। प्लीज। थैंक यू। और एक जो है शामली में 1300 थैंक यू। कार्टेज और AK-47 लेकर के एक आतंकी पकड़ा गया, उसकी कोई खबर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद रोचक राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।